आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका। मुगल काल में अगर जहांगीर के शासनकाल में देखें तो नूरजहां की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए इस टॉपिक को चुना है। मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम नूरजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना ठीक रहेगा। अगर नूरजहां के प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो जहांगीर का समकालीन इतिहासकार मुतमद खां अपने ग्रंथ इकबालनामा-ए जहांगीरी में नूरजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इतिहासकार मुतमद खां, ग्रंथ का नाम है इकबालनामा-ए जहांगीरी, जिसमें नूरजहां के प्रारंभिक जीवन के विषय में मुतमद खां हमें जानकारी देता है। और उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा और इसका जन्म 1577 में कन्धार में हुआ था। इसके पिता का नाम गयास बेग था, जिसे जहांगीर के द्वारा एतिमादुद्दौला का खिताब दिया गया था। इतिहास में एतिमादुद्दौला के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो उसका मूल नाम गयास बेग था और जहांगीर ने उसे एतिमादुद्दौला का खिताब दिया था। नूरजहां की माताजी का नाम असमत बेगम था और ये नूरजहां अपने परिवार के साथ में अकबर के समय में फारस से हिंदुस्तान आई थी। प्रारंभिक जीवन में नूरजहां या मेहरुन्निसा, इसका विवाह अली कुली बेग इस्तालजू जिसको जहांगीर ने शेर अफगन का खिताब दिया था, उसके साथ में इसका विवाह संपन्न हुआ था। और इस विवाह के फलस्वरूप एक बेटी भी नूरजहां को हुई थी, जिसका नाम था लाडली बेगम। अली कुली बेग इस्तालजू या शेर अफगन एक झड़प में, बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन खां के साथ हुई एक झड़प में शेर अफगन मारा जाता है। यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि संभवतः उसकी इस हत्या या झड़प के पीछे भी जहांगीर का हाथ था, क्योंकि जहांगीर नूरजहां या मेहरुन्निसा से शादी करना चाहता था। खैर, शेर अफगन की मृत्यु के पश्चात जहांगीर नूरजहां को आगरा बुला लेता है और उसे अकबर की पत्नी सलीमा बानो बेगम की सेवा में रख दिया जाता है। और वहीं पर 1611 में मेहरुन्निसा और जहांगीर का विवाह संपन्न हो जाता है। 1611 विवाह के पश्चात जहांगीर द्वारा मेहरुन्निसा को नूर महल, नूरजहां, पादशाह बेगम आदि खिताबों से नवाजा जाता है। नूर महल, नूरजहां, पादशाह बेगम आदि कुछ किताब हैं जो जहांगीर द्वारा मेहरुन्निसा को दिए गए। नूरजहां के नाम से इतिहास में ज्यादा प्रसिद्ध है। 1611 में इस विवाह के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर के चरित्र को बहुत हद तक, काफी गहराई से प्रभावित किया नूरजहां ने। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मुगल प्रशासन में काफी हस्तक्षेप हमें नूरजहां का दिखाई देता है। नूरजहां जहांगीर के साथ शिकार पे जाती थी, झरोखा दर्शन देती थी और यहाँ तक कि जहांगीर के साथ जो मुद्राएं थी उसके ऊपर भी पादशाह बेगम के नाम से नूरजहां का नाम अंकित किया जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत हद तक जहांगीर के चरित्र को नूरजहां प्रभावित करती है और मुगल प्रशासन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका 1611 के पश्चात हमें दिखाई देती है। इस संदर्भ में हम जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी का भी एक संस्मरण यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें जहांगीर ये कहता है कि मैंने आधा शेर कबाब और शेर भर शराब के बदले में मुगल प्रशासन की बागडोर नूरजहां को
सौंपती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विवाह के पश्चात मुगल राजनीति में अचानक से नूरजहां की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। अब हम हमारे मूल विषय पर अगर बात करें मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका, तो मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका को लेकर स्पष्ट रूप से इतिहासकारों के दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक वर्ग के इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर के समय में मुगल राजनीति में नूरजहां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इवन बिना नूरजहां की कृपा के किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा पद मिलना या पदोन्नति मिलना संभव नहीं था। वहीं दूसरे जो इतिहासकारों का दूसरा वर्ग जो है वो इस मत को स्वीकार नहीं करता। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहासकार है वो है डॉक्टर बेनी प्रसाद। डॉक्टर बेनी प्रसाद और इनके ग्रंथ का नाम है हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। डॉक्टर बेनी प्रसाद अपने ग्रंथ अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में उन्होंने नूरजहां जुनता का मत प्रतिपादित किया है। नूरजहां जुनता, और यहां जुनता का आशय है गुट। जुनता यानी गुट। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद, इतिहासकार डॉक्टर बेनी प्रसाद अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां जुनता का मत प्रतिपादित करते हैं। वो ये कहते हैं कि 1611 जब जहांगीर का विवाह नूरजहां के साथ संपन्न हुआ था, 1611 से लेकर 1622 तक मुगल प्रशासन की बागडोर अकेली नूरजहां के हाथ में नहीं थी, बल्कि प्रशासन चलाने का काम 4 व्यक्तियों की एक मंडली या गुट के द्वारा किया जाता था, जिसे उन्होंने नूरजहां जुनता के नाम से संबोधित किया है। और ये 4 व्यक्ति थे नूरजहां, उनके पिता गयास बेग जो इतिहास में एतिमादुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हैं, नूरजहां का भाई आसफ खान, और खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद जो नूरजहां जुनता का मत प्रतिपादित कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 1611 जब विवाह संपन्न हुआ नूरजहां और जहांगीर का, 1611 से लेकर 1622 तक मुगल प्रशासन की बागडोर अकेली नूरजहां के हाथ में नहीं थी, बल्कि ये 4 व्यक्तियों की मंडली या 4 व्यक्तियों का गुट, जिसे वो नूरजहां जुनता की संज्ञा दे रहे हैं, इनके द्वारा शासन संचालन करने का कार्य किया जाता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि इस टाइम फ्रेम में 1611 से लेकर 1622 तक मुगल राजनीति में नूरजहां कोई सक्रिय रूप से नहीं उतरी, उसकी सक्रिय भागीदारी हमें नूरजहां की उतनी दिखाई नहीं देती। और यदि हम जहांगीर के कुछ संस्मरणों को देखें तो उन संस्मरणों से भी ये स्पष्ट होता है कि संभवतः इस समय तक सक्रिय रूप से प्रशासन में भागीदारी जहांगीर की हमें दिखाई देती है। यद्यपि 1622 के पश्चात लगातार उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और उसके बाद में स्थितियां बदली। तो बेनी प्रसाद कहते हैं कि 1611 से लेकर 1622 तक मुगल प्रशासन में कोई सक्रिय भागीदारी एकमात्र अकेली नूरजहां की नहीं रही, और 4 व्यक्तियों का गुट, जिसमें नूरजहां, एतिमादुद्दौला, आसफ खान और खुर्रम शामिल थे, ये चारों व्यक्ति मिलकर मुगल प्रशासन की बागडोर चलाने का काम करते थे। आगे बेनी प्रसाद बताते हैं कि 1622 के आसपास, 1622 से इस नूरजहां जुनता में फूट के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। 1620 वो साल है जब इस 4 व्यक्तियों के में बिखराव हमें दिखाई देने लग जाता है। 1620 में 1620 में खुर्रम को दक्कन में नियुक्त किया गया। उसकी इच्छा के लिए वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद उसको दक्कन में नियुक्त किया गया। और 1620 में नूरजहां की बेटी लाडली बेगम, जो उसके पहले पति अली कुली बेग इस्तालजू या शेर अफगन से पैदा हुई थी, लाडली बेगम का विवाह
खुर्रम के भाई शहरयार के साथ में कर दिया जाता है। अब इस विवाह को और अपने को खुद को दक्कन भेजे जाने को खुर्रम एक शंका की दृष्टि से देखता है। वो संभवतः ये समझता है कि नूरजहां जैसी महत्वाकांक्षी महिला अब उसको साइडलाइन करके और सत्ता या तो अपने हाथ में लेना चाहती है या फिर अपने दामाद शहरयार को जहांगीर के बाद में गद्दी पे बिठाना चाहती है। तो 1620 वो साल है जिस साल के बाद में जिस समय से हमें इस नूरजहां जुनता या नूरजहां गुट में फूट के लक्षण दिखाई देते हैं। 1620 में खुर्रम को दक्कन में नियुक्त कर दिया जाता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, और 1620 में ही नूरजहां अपने पहले पति से उत्पन्न अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कर देती है। और 1621 में नूरजहां के पिता एतिमादुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, और ये वो व्यक्ति था जिसने इन 4 व्यक्तियों के गुट में एक सामंजस्य, हम कह सकते हैं कि सामंजस्य बिठाए रखने में और इस गुट को एक बनाए रखने में एतिमादुद्दौला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन 1621 में एतिमादुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। तो 1620 और 1621 में ये घटनाएं लगातार तेजी से घटती हैं, और जिस कारण 1622 के पश्चात हमें ये गुट विघटित दिखाई देता है। और बेनी प्रसाद कहते हैं कि अभी तक 1611 से 1622 तक राजनीति में इतनी सक्रिय भागीदारी एकमात्र नूरजहां की नहीं है। प्रशासन में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय जहांगीर के द्वारा लिए जा रहे हैं, नीतियां निर्धारण में जहांगीर की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन 1622 के पश्चात जब 1620 से स्थितियां बदलने लगती हैं और 1622 के बाद में जब जहांगीर का स्वास्थ्य लगातार बुरी तरीके से गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसके पश्चात मुगल राजनीति में नूरजहां की एक नई भूमिका दिखाई देती है, और नूरजहां पूरी तरीके से मुगल प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में लेती हुई दिखाई देती है, जिसको लेकर बाद में खुर्रम के साथ में उसका संघर्ष भी होता है। 1622 के पश्चात लगातार जहांगीर का स्वास्थ्य गिर रहा था। खुर्रम सीधे तौर पे विद्रोह के संकेत दे रहा था, और महाबत खां जैसे जो बड़े सेनापति थे, उन्होंने जब जहांगीर को कठपुतली बनाने का प्रयास किया, तो अब सीधे तौर पे नूरजहां मुगल प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हुए हमें दिखाई देती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि 1623 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, और 1626 में महाबत खां का विद्रोह। सोलह 1620 से गुट में विघटन के संकेत हमें दिखाई देने लगते हैं, और 1623 में खुर्रम विद्रोह कर देता है, और 1626 में महाबत खां विद्रोह कर देता है। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में मुगल राजनीति में अपने रोल को नए तरीके से डिफाइन करती है नूरजहां। इतिहासकार बेनी प्रसाद का ये जो नूरजहां जुनता का जो मत है, नूरजहां मंडली या नूरजहां गुट, जिसका उल्लेख बेनी प्रसाद अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में करते हैं, उसमें इसके विरोध के रूप में अगर मैं बात करूं तो इतिहासकार सतीश चंद्रा, डॉक्टर सतीश चंद्रा इतिहासकार डॉक्टर बेनी प्रसाद के मत का खंडन करते हैं। वो नूरजहां जुनता या नूरजहां गुट वाली जो परिकल्पना बेनी प्रसाद के द्वारा दी गई है, उसका समर्थन इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्रा नहीं करते, और वो ये कहते हैं अपने मत के समर्थन में, ये कहते हैं कि 1622 तक, क्योंकि ये वो साल है जिस साल के बाद में जहांगीर का स्वास्थ्य लगातार बड़ी तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो सतीश चंद्र कहते हैं कि 1622 तक नीतियों के निर्धारण में और प्रशासन में भाग लेने में जहांगीर की तरफ से कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती है, और हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्धारण में या किसी निर्णय पर पहुंचने में वो किसी गुट या नूरजहां पर उसकी आत्मनिर्भरता हमें दिखाई नहीं देती, निर्भरता दिखाई नहीं देती है। सतीश चंद्र ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि 1622 तक मुगल प्रशासन के प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी जहांगीर की
दिखाई देती है, यद्यपि इसके पश्चात जब उसका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगता है तो स्थितियां बदलती हैं। सतीश चंद्र इस चीज को इस बात से भी स्पष्ट करते हैं कि अगर उस समय के दरबार को अगर हम 1611 से और 1622 के समय को भी लेके चलें तो इस दौरान भी वो मुगल अमीर जो नूरजहां जुंता, जिनको बेनी प्रसाद ने नूरजहां जुंता या नूरजहां गुट की परिकल्पना करके जो एक गुट का परिकल्पना जो हमें देते हैं, तो सतीश चंद्र कहते हैं कि 1611 से 1622 तक वो मुगल अमीर जो इस नूरजहां जुंता या नूरजहां गुट के समर्थक नहीं थे, उनको भी बराबर पदोन्नतियां मिलती रही। इसका मतलब ये है कि मुगल अमीर वर्ग में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, पदोन्नति प्राप्त करने के लिए किसी नूरजहां जुंता या नूरजहां गुट की कृपा पात्र जरूरी नहीं थी। तो इस प्रकार डॉक्टर सतीश चंद्र डॉक्टर बेनी प्रसाद के नूरजहां जुंता की परिकल्पना को खारिज करते हैं और डॉक्टर सतीश चंद्र का समर्थन इतिहासकार सैयद नूरुल हसन भी करते हैं। सैयद नूरुल हसन भी डॉक्टर सतीश चंद्र की बात का समर्थन करते हैं और डॉक्टर बेनी प्रसाद की जो नूरजहां जुंता की जो परिकल्पना है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो समकालीन इतिहासकार मुतमद खां, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, समकालीन इतिहासकार मुतमद खां, जिनके ग्रंथ का नाम है इकबालनामा जहांगीरी, वो मुतमद खां भी किसी नूरजहां जुंता या नूरजहां गुट का उल्लेख नहीं करते। तो हमें तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करते हुए हमें इस गुट की बात को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर निष्कर्ष के रूप में मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका की बात करें, अभी तक तो ये था कि एक वर्ग तो ये कहता है कि 1611 के पश्चात ही सिर्फ और सिर्फ नूरजहां ने मुगल प्रशासन को प्रभावित किया, प्रशासनिक नीतियां उसी के अनुसार निर्धारित हुई। दूसरा वर्ग ये कहता है कि नहीं, 1611 से 1622 तक के टाइम फ्रेम में 4 व्यक्तियों का एक गुट था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये परिकल्पना देने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद। इन सब के बावजूद यदि ओवरऑल मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका की बात करें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि नूरजहां की जो मुख्य उद्देश्य था या जो मुख्य चिंता थी, उसकी मुख्य चिंता जहांगीर के जीवन और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना थी और जिस कार्य को उसने सफलतापूर्वक पूरा भी किया। हम चर्चा कर चुके हैं कि 1623 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, 1626 में महावत खान ने विद्रोह कर दिया और इवन महावत खान के विद्रोह के दौरान तो महावत खान ने जहांगीर को बंदी भी बना लिया था। तो जब ऐसी परिस्थितियां जब एती नागुदौला की मृत्यु हो गई, खुर्रम स्पष्ट रूप से विद्रोह के ऊपर उतर आया, 1623 में उसने विद्रोह भी कर दिया। महावत खान जैसे जो बड़े सेनापति थे, जिन्होंने जब जहांगीर को गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए जब जहांगीर को अपने हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास किया, तो नूरजहां खुलकर अपने पति के समर्थन में आई और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य अपने पति के जीवन और प्रतिष्ठा की रक्षा करना था और इस कार्य में वो सफल भी रही। सफलतापूर्वक उसने इस कार्य को संपादित किया और जब मुगल साम्राज्य का नया वारिस चुन लिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो शोभापूर्वक दोबारा अपने आप को बैकवर्ड करके वो मुगल हरम में और अपने आप को उसने सीमित कर लिया। तो उसकी एकमात्र चिंता अपने पति के जीवन और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी और जिस कार्य में वो निश्चित रूप से सफल रही। इस संदर्भ में जब महावत खान के विद्रोह के दौरान जहांगीर को कैद करने का काम जब महावत खान ने किया, तो महावत खान की कैद से जहांगीर को छुड़वाने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी नूरजहां के द्वारा किया गया। नूरजहां का अंतिम समय लाहौर में बीता और जहां 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई और लाहौर के शालीमार बाग में नूरजहां को दफना दिया गया। शालीमार 1645 में ज़्यादातर अपना अंतिम समय उसका लाहौर में बीता नूरजहां का और 1645 में उसकी मृत्यु के पश्चात लाहौर के शालीमार बाग में नूरजहां को दफना दिया गया। इस प्रकार अगर मुगल इतिहास की बात करें और खासकर जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो मुगल राजनीति में नूरजहां की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है।